नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग और आज हम बात करने वाले हैं 3 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं। और दोस्तों आप अगर इंडिया लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर राजस्थान लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपी के हों, मध्य प्रदेश के हों, बिहार के हों, कहीं के भी हों, आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो है। रोजाना मेरे को सुबह सुबह 20 मिनट दे दिया करो, आपका 20 मिनट में कल्याण कर दूंगा मेरे प्यारे साथियों। क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कवर करवा रहा हूं, क्योंकि स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं साथ में आपको बता रहा हूं। तो आपको बहुत फायदा है ये क्लास लेने में। आप 20 मिनट दोगे तो आपके चार आपके 4 चांद लग जाएंगे, मैं आपसे दावा करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान का अड्डा टेलीग्राम के ऊपर, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 3 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में। कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आपको बताना बोला था मैंने, कमेंट के अंदर आपने बहुत सारों ने जवाब भी दिया था। क्वेश्चन था कि भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय आईटी उद्योग के जनक के रूप में दोस्तों एफसी कोहली, कहने का मतलब फकीर चंद कोहली। फकीर चंद कोहली को प्यारे दोस्तों भारतीय आईटी उद्योग का क्या माना जाता था, जनक माना जाता था। और दोस्तों इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया, इसीलिए ये चर्चा में है। और दोस्तों ये जो फकीर चंद कोहली हैं, एफसी कोहली हैं, ये टीसीएस कंपनी के पहले सीईओ, टीसीएस कंपनी के पहले सीईओ भी थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। टीसीएस कंपनी के पहले सीईओ कौन थे, एफसी कोहली, जिनका हाल ही में निधन हो गया और इनको भारतीय आईटी उद्योग का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वही 1 से लेके 5 नंबर तक जो क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वो आपके होंगे करंट के पीछे के, यानी सितंबर 2019 से लेकर अक्टूबर 2020 के बीच के। अच्छा, पहला क्वेश्चन इस श्रृंखला में है कि साउथ फिल्म एंड आर्ट्स फेस्टिवल में राजस्थान की किस फिल्म को 9 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए थे। तो दोस्तों साउथ फिल्म एंड आर्ट्स फेस्टिवल में राजस्थान की उस फिल्म का नाम आपको बताना है जिसको 9 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड दिए गए थे। तो उस फिल्म का नाम है चिड़ी बल्ला। फिल्म का नाम है चिड़ी बल्ला, ध्यान रखना। और दोस्तों ये जो फिल्म है इसके निर्माता कौन है, तो ध्यान रखना राधे श्याम पिपलवा। राधे श्याम पिपलवा इस फिल्म के निर्माता हैं और इस फिल्म को 9 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले थे। और दोस्तों ये जो साउथ फिल्म एंड आर्ट्स फेस्टिवल है ना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ध्यान रखना अमेरिका के चिल्ली के अंदर इसका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है, चिड़ी बल्ला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किस बांध के किनारे किया गया था। राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किस बांध के किनारे किया गया था। तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, उस बांध का नाम था बिसलपुर बांध। किस बांध के किनारे किया गया था, तो बिसलपुर बांध के किनारे किया गया था राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण। अच्छा, बिसलपुर बांध के किनारे किनारी राज्य की पहली, बिसलपुर बांध के किनारे राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किया गया। और कितना करोड़ रुपए की लागत से, 5 करोड़ रुपए की लागत से। ध्यान रखना, बिसलपुर बांध के किनारे राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किया गया। और दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि बिसलपुर बांध किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सिंधु सुदर्शन युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। उस राजस्थान के जिले का नाम आपको बताना है जिसके अंदर सिंधु सुदर्शन युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। तो प्यारे साथियों उस जिले का नाम है आपका जैसलमेर। किसके अंदर किया गया था, जैसलमेर के अंदर किया गया था सिंधु सुदर्शन युद्ध अभ्यास का आयोजन। अच्छा, इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना के द्वारा पहली बार शूटर ग्रिड सेंसर का प्रयोग किया गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्यारे साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना के द्वारा पहली बार शूटर ग्रिड सेंसर का प्रयोग किया गया। तो पहली बार शूटर ग्रिड सेंसर का प्रयोग किस युद्ध अभ्यास के दौरान किया गया था, सिंधु सुदर्शन युद्ध अभ्यास के दौरान, जो कहां पर हुआ था, जैसलमेर के अंदर हुआ था। और ये किस किस के बीच में हुआ था, तो भारतीय सेना यानी आर्मी और एयरफोर्स के मध्य हुआ था। आर्मी और एयरफोर्स के मध्य ये युद्ध अभ्यास हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य नेशनल गेम्स में भाग लेने वालों को नौकरी देने वाला पहला राज्य बना है? तो नेशनल गेम्स में भाग लेने वालों को नौकरी देने वाला जो पहला राज्य बना है मेरे प्यारे साथियों, वो बना है आपका राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2019 में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो 2019 में जो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 हुई थी, ठीक है, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, ये जो स्वर्ण पदक जीता था, ये जीता था सुंदर सिंह गुर्जर ने। किसने जीता था? सुंदर सिंह गुर्जर ने जीता था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 का जो आयोजन है वो कहां पर हुआ था? दुबई के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? 7 से लेके 15 नवंबर के मध्य हुआ था 2019 में। बात मैं 2019 की कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम में मैं पीछे का जो करंट अफेयर आएगा वो मैं आपको करवा रहा हूं, पीछे का 1 साल का। और दोस्तों इस चैंपियनशिप में सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 की स्पर्धा में 61.22 मीटर की दूरी तक भाला फेंक करके यह पदक जीता। और दोस्तों इस पदक के साथ सुंदर सिंह गुर्जर विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो देवेंद्र झाझड़िया। पहले देवेंद्र झाझड़िया जिन्होंने 2 पदक जीते, और दूसरे कौन बन गए हैं? सुंदर सिंह गुर्जर बन गए हैं विश्व चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करवाए, ये क्वेश्चन आपके 2019 के थे। अब मैं आपको करवाऊंगा आज के करंट अफेयर के। आज के करंट अफेयर का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि राजस्थान के थयात गांव में सदृश्य मोलस्का जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। राजस्थान के थयात गांव में सदृश्य मोलस्का जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। यह गांव किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों थयात गांव किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है, जहां पर सदृश्य मोलस्का जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। तो दोस्तों ये जो गांव है ये आपका जैसलमेर में है। कहां पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर के थयात गांव में सदृश्य मोलस्का जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना मेरे प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन आपको चाहे इंडिया लेवल का एग्जाम हो चाहे राजस्थान लेवल का एग्जाम हो, आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसलमेर के थयात गांव की पहाड़ियों पर विश्व के अब तक के सबसे प्राचीन व दुर्लभतम पादप सदृश मोलस्का जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं। दोस्तों पादप के समान दिखने वाले सबसे प्राचीन, विश्व के सबसे प्राचीन मोलस्का जंतुओं के जीवाश्म है वो कहां पर मिले हैं? जैसलमेर के थयात गांव में मिले हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। विश्व के सबसे प्राचीन जीवाश्म है ये मोलस्का जंतुओं के, और पादप के समान दिखते हैं। और कहां पर मिले हैं? थयात गांव में मिले हैं, जो कहां पर पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। यह करीब 20 करोड़ साल पुराने हैं। 20 करोड़ साल पुराने ये जीवाश्म हैं। और दोस्तों ये जीवाश्म मांसाहारी डायनासोर के युग के हैं। जब मांसाहारी डायनासोर हुआ करते थे उस टाइम के क्या हैं ये आपके जीवाश्म है, ध्यान रखना। दोस्तों पहाड़ी पर लाखों की संख्या में ऐसे जीवाश्म इस बात का प्रमाण है कि जैसलमेर के पास जो छिछला समुद्र है उसका वातावरण रहा होगा। यानी पहाड़ी के ऊपर ये जो जीवाश्म मिले हैं, इससे इस बात का स्पष्टीकरण होता है, इस बात का प्रमाण मिलता है कि जैसलमेर के पास जो छिछला समुद्र था उसका वातावरण हुआ करता था, जहां पर मांसाहारी डायनासोर विचरण किया करते थे। मांसाहारी जो डायनासोर है प्यारे दोस्तों, वो छिछला समुद्र में के वातावरण में क्या किया करते थे? विचरण किया करते थे। और ये मांसाहारी डायनासोर के मतलब युग के ही क्या हैं? आपके जीवाश्म हैं, इसलिए ये बात यहाँ से प्रतीत होती है। अच्छा, जहां जुरासिक युद्ध में भारी संख्या में मांसाहारी डायनासोर होने के प्रमाण मिले हैं इस छिछला समुद्र के वातावरण में। और दोस्तों यह खुलासा किसने किया है? इन सारी बातों का जो खुलासा किया है वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो भूगर्भ विज्ञान का जो विभाग है उसके शोध में ये पता चला है। तो ध्यान रखना, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने ये घोषणा की है। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने राजस्थान के डिगबड़ा स्टेशन पर
विद्युतकृत डिगवड़ा बांदीकुई रेलवे ट्रैक का उद्घाटन किया है। तो डिगवड़ा स्टेशन के ऊपर विद्युतीकृत डिगवड़ा बांदीकुई रेलवे ट्रैक का जो उद्घाटन किया है दोस्तों, वो किया है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने। किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने राजस्थान में उत्तर पश्चिम रेलवे यानी NWR के नए विद्युतीकृत डिगवाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया है। डिगवाड़ा बांदीकुई रेलखंड का उद्घाटन किया है केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है। और दोस्तों ये बिजली से संचालित है, विद्युतीकृत है। इसमें जो ट्रेनें चलेंगी वो विद्युतीकृत चलेंगी। ठीक है। और दोस्तों मंत्री ने इस नए विद्युतीकृत मार्ग पर पहली ट्रेन को भी क्या की है? हरी झंडी दिखाई है। यहाँ पर ये उद्घाटन के साथ साथ पहली ट्रेन भी संचालित की गई है। इसके लिए हरी झंडी दिखाई केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डिगवड़ा जो बांदीकुई खंड है वो जयपुर से होकर जाने वाले दिल्ली अजमेर रेल मार्ग पर पड़ता है। दिल्ली अजमेर रेल मार्ग पर पड़ता है। जयपुर से होकर जब हम जाते हैं वहां पर आता है आपका डिगवड़ा बांदीकुई रेलवे स्टेशन। और इसको क्या किया गया है? विद्युत में बदला गया, विद्युतीकृत किया गया है। दोस्तों रेलवे ने चरणबद्ध तरीके से देश भर की सभी रेलवे लाइनों को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है। और इसको पूरा करने की ओर अग्रसर भी हो रहा है। हम इस बात का अंदेशा लगा सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 29 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड ने कितने पुरस्कार जीतकर कीर्तिमान रचा है? तो राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड ने कितने पुरस्कार जीतकर कीर्तिमान रचा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो जीते गए ये कितने पुरस्कार हैं? तो 8 पुरस्कार हैं। ध्यान रखना 8 पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दोस्तों राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड ने राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2019-20 की 8 शील्ड प्राप्त करके अपना सर्वोच्च स्थान बनाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कितने पुरस्कार प्राप्त किए हैं? 8 पुरस्कार प्राप्त किए हैं राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड ने। दोस्तों 29 नवंबर को इसका ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया था। और ये ऑनलाइन वेबिनार कहाँ पर हुआ था? तो ध्यान रखना, भारत स्काउट व गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली। भारत स्काउट व गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान से वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला का संबंध किस स्थान से है? राजस्थान से वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला का संबंध किस स्थान से है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ओम बिड़ला का संबंध किस स्थान से है? कोटा से। कहाँ से है? कोटा से। और इनका विधानसभा क्षेत्र आपका पिलानी है ना, पिलानी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में आज के दिन अगर हम बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 197। टोटल 200 हुआ करती है लेकिन 197 है वर्तमान में, क्योंकि 3 विधायकों का निधन हो चुका है। 1 नंबर आपको ध्यान रखना है कैलाश त्रिवेदी, 1 नंबर कैलाश त्रिवेदी, 2 नंबर भंवरलाल मास्टर भंवरलाल, और 3 नंबर दोस्तों किरण महेश्वरी। इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना, इनका क्या हो गया? निधन हो गया, जिसके कारण 200 में से 3 कम हो गए, यानी 197 बचे हैं। चलिए अगला है कि कृत्रिम रूप से निर्मित सूर्यधार झील का उद्घाटन कहां पर किया गया? सूर्यधार झील का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कृत्रिम रूप से निर्मित सूर्यधार झील का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उत्तराखंड का करंट अफेयर, उत्तराखंड का जितना भी वर्तमान में करंट अफेयर बना है वो सारा मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले बताया भी था, सोंगबांध पेयजल परियोजना का जो उद्घाटन है वो आपका उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ पर? देहरादून में, सोंधाना देहरादून में। ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, भारत का पहला लाइकेन पार्क भी कहाँ पर स्थापित किया गया था? मुनस्यारी पिथौरागढ़ में, और पिथौरागढ़ आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और दोस्तों इसकी समर राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी या फिर समर राजधानी भी हाल ही में ही स्थापित की गई है गैरसैंण को। उत्तराखंड की समर राजधानी गैरसैंण को स्थापित किया गया हाल ही में, ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद किसानों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए एक योजना चलाई गई, उस योजना का नाम है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना। ये भी उत्तराखंड की ही है, हाल ही में चलाई गई थी। इसके साथ साथ दोस्तों आसन कंजर्वेशन रिजर्व को रामसर स्थल के रूप में घोषित किया, वेटलैंड भूमि के रूप में घोषित किया आसन कंजर्वेशन रिजर्व को। ये भी हाल ही का ही करंट अफेयर है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए और युवाओं को रोजगार देने के लिए एक सौर स्वरोजगार योजना की स्थापना भी किसके द्वारा की गई दोस्तों? उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई। इसी प्रकार से पूरे राज्य के अंदर संस्कृत ग्राम विकसित करने का फैसला भी उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया। और दोस्तों देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भी आपका उत्तरकाशी में स्थापित किया जाएगा, जो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। तो ये सारे के सारे करंट अफेयर आपके उत्तराखंड के हैं। उम्मीद कर सकता हूँ आपको समझ में आए होंगे। और सूर्यधार झील का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? देहरादून में किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, वो किसे किया गया है? तो ध्यान रखना वर्षा जोशी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्षा जोशी को NDDB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर हम बात करते हैं NDDB की, तो दोस्तों NDDB यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1965 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा के जो नए महासचिव बने हैं उनका नाम है उत्पल कुमार सिंह है। उत्पल कुमार सिंह है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के नए महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। अगला क्वेश्चन है कि किस संस्था ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है? उस संस्था का नाम आपको बताना है जिसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नाम की पुस्तक जारी की है। तो उस संस्था का नाम है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ADB बैंक। ठीक है, ADB बैंक ने यह पुस्तक जारी की है, फ्यूचर ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं ADB के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं, एशियाई विकास बैंक के बारे में बात करते हैं। जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है, मनीला फिलीपींस में आपका पड़ता है। इसके अध्यक्ष का नाम है मात्सुगु अस्कावा, उपाध्यक्ष का नाम है अशोक लवासा। और दोस्तों सदस्य देश कितने हैं? तो 68 सदस्य देश हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर पापा बोउबा डियोप का 42 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो दोस्तों ये फुटबॉलर है पापा बोउबा डियोप। ये कहाँ के हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, ये जो हैं ये सेनेगल कंट्री के हैं। कहाँ के हैं? सेनेगल के हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, सेनेगल के हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर से ओडिशा में किस स्थान पर 1 दिसंबर से ओडिशा में किस स्थान पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन शुरू हुआ है? इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? ओडिशा के किस स्थान पर स्टार्ट हुआ है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, चंद्रभागा समुद्र तट के किनारे। चंद्रभागा समुद्र तट के किनारे आपका 1 दिसंबर से इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का आयोजन शुरू हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ओडिशा के करंट अफेयर की। अगर हम ओडिशा के करंट अफेयर की बात करें तो सबसे पहली बात आती है राज्य मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? ओडिशा राज्य के मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन जो बने हैं वो बने हैं विजय कृष्ण पटेल। कौन बने हैं? विजय कृष्ण पटेल बने हैं। दूसरी बात, ओडिशा ने एक सुमंगल नाम का पोर्टल लॉन्च किया। स्वेच्छा समाधान ऐप भी किसने लॉन्च की दोस्तों? ओडिशा ने लॉन्च की। गो स्विफ्ट नाम का पोर्टल भी किसने लॉन्च किया? ओडिशा ने लॉन्च किया। इसके साथ साथ दोस्तों प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी कहाँ पर होंगे? भुवनेश्वर में हुए। प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ पर हुए? भुवनेश्वर में हुए। मो सरकार अभियान भी किसने चलाया? ओडिशा सरकार ने चलाया। भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना को भी किसने शुरू किया? ओडिशा सरकार ने। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी
और एआई तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी कौन बना? ओडिशा बना, सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और एआई आर्टिफिशियल इंडस्ट्री या एआई तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य आपका ये ओडिशा ही बना है। और दोस्तों जो भी स्वयं सहायता समूह होते हैं उसको एक विभाग के रूप में शुरू करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है? आपका ओडिशा बना है। और दोस्तों जनजाति जो छात्रावास हैं उसके लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य भी कौन बना है? आपका उड़ीसा बना है। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है उड़ीसा के बारे में, सभी क्वेश्चनों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि होरासीसा एशिया मीटिंग 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों ध्यान रखना, होरासीस एशिया मीटिंग 2020 में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया वो किया नितिन गडकरी ने। किसने किया? नितिन गडकरी ने किया। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपसे पूछूंगा नितिन गडकरी के पास में कौन सा विभाग है, यानी ये कौन से विभाग के मंत्री हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो होरासीस एशिया मीटिंग 2020 का प्रतिनिधित्व किया नितिन गडकरी ने। और दोस्तों इस होरासीस एशिया मीटिंग के अंदर क्या मतलब किस बात के ऊपर जोर दिया गया? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कोविड के बाद किस प्रकार से, कोविड-19 के बाद किस प्रकार से देशों की जो मतलब अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर लाया जा सके, इस प्रकार से कुछ चर्चा की गई थी इस होरासीस एशिया मीटिंग 2020 के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के किस कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए साझेदारी की है? दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ और एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर के एक कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण करने के लिए साझेदारी की है। तो उस कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो उस कोविड-19 वैक्सीन का नाम मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखोगे आप अच्छे से, उस कोविड-19 वैक्सीन का नाम है कोविडशील्ड। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोविडशील्ड नाम की कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए साझेदारी की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के साथ। किसने? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। यहाँ पर हम बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो इसको शॉर्ट में क्या कहा जाता है? SII कहा जाता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे के अंदर पड़ता है। संस्थापक हैं इसके साइरस पूनावाला और दोस्तों CEO हैं आद्र पूनावाला। ध्यान रखना, साइरस पूनावाला संस्थापक हैं और CEO हैं इसके आद्र पूनावाला। दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं एस्ट्राजेनेका की। एस्ट्राजेनेका की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कैम्ब्रिज ब्रिटेन के अंदर है। इसके चेयरमैन का नाम है लीफ जोहानसन और इसके CEO का नाम है पास्कल सोरियट। ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 में विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दोस्तों US एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020, US ने एक एयर क्वालिटी यानी वायु की गुणवत्ता से संबंधित एक सूची जारी की है। उसमें विश्व का सबसे प्रदूषित शहर किसको माना है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, लाहौर को माना है। किसको माना है? लाहौर को माना है। पाकिस्तान का शहर लाहौर सबसे गंदा या फिर सबसे प्रदूषित शहर माना गया है US के एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो बने हैं AR रहमान। AR रहमान बाफ्टा की ब्रेक थ्रू इंडिया पहल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यहाँ पर हम बाफ्टा की बात करते हैं तो बाफ्टा क्या है दोस्तों? बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है प्रिंस विलियम, चेयरमैन का नाम है कृष्णेंदु मजूमदार और इसके CEO हैं दोस्तों अमेंडा बेरी। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आई होगी। और दोस्तों आज के ये मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए, 5 क्वेश्चन मैंने आपको 2019 के करवा दिए। और अब मैं आपसे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों। ये थोड़ा सा मतलब क्या है, दोबारा से क्वेश्चन आ गया तो मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा तलाश किए जाने वाले शब्द के तौर पर किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? ये आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ साथ दोस्तों आपको
एक मरियम नाम की डिक्शनरी का नाम भी आपको ध्यान रखना है, मरियम डिक्शनरी। मरियम डिक्शनरी ने भी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया। तो इसके बारे में भी अगर आपको पता है तो आप बता देना कमेंट में। दोस्तों उम्मीद कर सकता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो जरूर थोड़ा लंबा बन गया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा थोड़ा छोटा रखने की आगे से, लेकिन आपको कंटेंट बेहतर दूंगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।